Assalamualaikum. I am Maria Fayyaz. Welcome to the 12th lecture of developing your research and project are proposal. तो आज का लेक्चर बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रक्चर करने में, राइटिंग करने में जो है वो हेल्प करेगा। ये मैंने आपको पहले बता दिया कि ये वीक जो है आपका राइटिंग का है। इस वीक में आपने कोशिश करनी है कि आप चीज़ों को स्ट्रक्चर करें, उनका राइटिंग स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। ये लर्निंग टिप्स भी कुछ हैं और राइटिंग के लिए भी मैंने ये जो है लेक्चर बनाया है कि इसमें आपको बताया जाएगा कि क्या कौन सी जगह पर किस तरह के ग्रामर इस्तेमाल करना है, पैराग्राफ कैसे बनते हैं, सेंटेंस को आपने कितना रखना है, कैसे बनाना है, वो चीज़ आपको बताई जाएगी। अब डिफरेंट हमारे कॉन्टेक्स्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल पहले हमारा इंट्रोडक्शन होता है, फिर हमारा कॉन्टेक्स्ट होता है, फिर हमारी एक क्वेश्चन चलता है, क्वेश्चन के बाद हाइपोथेसिस होता है, बैकग्राउंड नॉलेज होती है, रिव्यू, लिटरेचर रिव्यू होता है, कंक्लूजन होते हैं फिर एंड में। सो लैंग्वेज जो है वो चेंज होती रहती है। अब लैंग्वेज के चेंज में आपको पता होना चाहिए कि किस जगह मैंने कौन सा लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है, मतलब कौन सा सेंटेंस इस्तेमाल करना है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये तीन तरह के सेंटेंसेस होते हैं। आपको पता है टेंसेस आर डिवाइडेड इनटू द थ्री टाइप ऑफ टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, तीन तरह के सेंटेंसेस हैं। अब हमें ये डिफरेंशिएट करना है कि किस तरह का सेंटेंस आएगा और हमने उसको कहाँ कहाँ यूज करना है, उस मतलब अकॉर्डिंग टू द टेंस। एब्स्ट्रैक्ट लिखते हुए हमने क्या कौन सा टेंस यूज करना है, इंट्रोडक्शन लिखते हुए हमने कौन सा टेंस यूज करना है, बिकॉज लैंग्वेज जो है वो चेंज हो जाती है। किसी जगह आप जो है बता रहे होते हो कि बैकग्राउंड नॉलेज ये है, किसी जगह आपने ये बताना होता है कि हमने क्या किया, तो तब कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है। तो लैंग्वेज का चेंज होना और उसको फिर इंटरलिंक्ड होना बड़ा जरूरी है। ये चीज प्लीज दिमाग में रखें कि आपने लैंग्वेज को चेंज तो करना है, बट साथ में आपने लिंक नहीं तोड़ना। आप लैंग्वेज चेंज करें बट डोंट ब्रेक द लिंक बिटवीन द सेंटेंस। उस लिंक को अगर आपने ब्रेक कर दिया तो आपका जो सीक्वेंस है वो क्या हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा। अगर सीक्वेंस खराब हो जाता है तो पढ़ने वाले को मजा नहीं आएगा, और अगर मजा नहीं आएगा तो फिर आपकी सारी रिसर्च बेकार जाएगी। सबसे पहले अपना राइटिंग पैटर्न बेहतर करें। थोड़ा बहुत, मैं ये नहीं कहती हूँ कि ग्रामर आप सीखें, ग्रामर की क्लासेस लेना शुरू कर दें, नो, इसकी जरूरत नहीं है। इफ यू हैव डन BS, इफ यू हैव डन MPhil, तो आप ऑलरेडी बहुत कुछ जानते हैं, बस उसको यूटिलाइज करने के लिए उसको आपने यूटिलाइज करना है इन अ बेटर वे। चलें जी, स्टार्ट करते हैं फ्रॉम आवर PPT है जी। और ओके, लेक्चर नंबर 12, एकेडमिक राइटिंग टिप्स, ग्रामर, पैराग्राफ एंड टेंसेस। मैं सिर्फ इसमें कुछ कुछ आपको चीजें बताऊंगी, ज्यादा मैं इसको डिटेल में नहीं लेके जा रही, क्योंकि आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सी चीज कहाँ पर है, हम कैसे इसको फिगर आउट करें। टेंसेस में बिल्कुल जो है वो आपको बस मेन फोकस पॉइंट आपको बताना चाह रही हूँ कि कौन सी जगह। सिंपल से मैंने इसको बहुत डायरेक्ट रखा है, पहली बात, ताकि आप ये जान सकें कि कौन सा टेंस किस जगह इस्तेमाल हो रहा है। चलते हैं जी। ओके, नाउ एकेडमिक राइटिंग टिप्स। सबसे पहले आपने बनानी है मेक अ लिस्ट, हेडिंग। अब कहने का मतलब ही क्या है, सारा कुछ जो मैंने यहाँ पर लिखा है, आपने लिस्ट बनाना है, हेडिंग बनानी है, ग्लेसरीज बनानी है, डेफिनेशंस आपने बनानी है। ये इसको एक अलग पेज पर आपने लिख लेना है, ताकि जब आप इसको लिंक आउट करो तो आपको पता हो कि पहले मैंने लिस्ट आउट, आपने एक लिस्ट बना लेनी हेडिंग की, तमाम सब हेडिंग्स की, डेफिनेशंस की। अब यूज करनी है आपने डिक्शनरीज, हैंड आउट, टेक्स्ट बुक, राइट प्रैक्टिस एंड एग्जाम्स। मतलब आप लोगों ने खुद के साथ राइटिंग टिप्स में अगर आपने पहले टिप्स शेयर की होंगी तो मैंने आपको यही किया कि आपने बहुत ज्यादा लिखना स्टार्ट करना है, ताकि जो वर्ड्स हैं वो सिंप्लीफाइड रहें, वो मुश्किल ना रहें।
अगर आप कहीं पर कोई वर्ड देखते हैं तो डिक्शनरीज मस्ट यूज करें, मस्ट अपने पास फोन में 2 से 3 डिक्शनरीज के जो है वो रखें, वर्जन रखें, ताकि आपको पता हो कि अगर एक में नहीं मिलता तो दूसरे में आंसर मिल जाता है। फिर अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक डिक्शनरी रखें, उर्दू में रख लें उसको, देखेंगे इसका क्या मीनिंग बनता है। आगे है नोट्स बना के रखने हैं, ये राइटिंग टिप्स है, ठीक है आपकी। ऑर्गेनाइज एनी डायग्राम, चार्ट, पैराग्राफ इनटू अ स्टेटमेंट, द ट्रेंड इज, ठीक है। राइट अ पैराग्राफ एंड स्ट्रक्चर ऐसे प्लान विद इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। Arrange your notes into hierarchy and points. Write a one-page overview to key point and example each topic. देखिए बार बार एक चीज अगर रिपीट की जा रही हो कि डायग्राम बनाएं, चार्ट बनाएं, माइंड मैप बनाएं, तो उसका मतलब यही है कि आपका फोकस पॉइंट रहना चाहिए। आप जब जब देखें तो आपको एक नया ट्रेंड नजर आए कि ओके नाउ दिस वन इज गोइंग टू हैंडल बाय मी, now I'm going to handle this subject, now I'm going to handle this paragraph, उसमें मैंने ये वाले ये सब हेडिंग डालनी है। तो आप कंफ्यूज ना हो, आप उन चीजों को रिपीट में ना लेकर आए, आप उन चीजों को नोट डाउन किया होगा ना तो आप में इश्यूज नहीं आएंगे, आपको लिखने में कोई इशू नहीं आएगा। अगर आपने पहले से चीजें नोट डाउन की हैं, रिमेम्बर दैट, अगर आपने पहले से चीजें नोट डाउन की हैं, आपको कभी भी इशू नहीं आ सकता, ठीक है। स्पेलिंग, स्पेलिंग चेक करें, बार बार अपने स्पेलिंग चेक करें, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। वर्ड पे लिखते हुए सबसे जबरदस्त चीज ये होती है कि वो आपका सेंटेंस तक को हाईलाइट कर देता है। अगर आपका जो मसला आ रहा होता है ना स्पेलिंग में, अगर आप नहीं लिख सकते तो आपने वर्ड में लिखना स्टार्ट कर देना, वर्ड में नोट्स बनाना शुरू करने, वहां स्पेलिंग मिस्टेक आपके नहीं आते। अब मटेरियल आप गैदर कर चुके हैं, आपने जी अलग नोट्स बना लिए हैं, ये मैंने कुछ ऐसे इमेज से शेयर किया है कि कौन से बुक, जर्नल, ब्लॉग, वेबसाइट, रिपोर्ट, मैप, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपके अगेंस्ट जा रही हैं, कौन से ऐसे आर्गुमेंट्स हैं जो आपके फॉर जा रहे हैं, प्रोज एंड कॉन्स आप देख सकते हैं, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आप देख सकते हैं, सब चीजें आपके सामने होंगी। तो अब उसको लिस्ट डाउन करना है, लिखना शुरू करना है, तो आपको एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर बनाना जरूरी है। हमेशा याद रखें, मैं दोबारा से कह रही हूँ, कोई भी टॉपिक, फॉर एग्जाम्पल आप इंट्रोडक्शन लिखना है, आपने लिखना है फर्स्ट पैराग्राफ की हेडिंग क्या होगी, सेकंड की क्या हेडिंग होगी, वो हेडिंग आपने इन्वॉल्व नहीं करनी लिखने में, बट इन योर माइंड वो टॉपिक, सब हेडिंग का मतलब क्या होता है कि वो टॉपिक आपके दिमाग में होना चाहिए कि अब मैंने क्या करना है। अब एक चीज है क्वालिटी एकेडमिक राइटिंग। चले, टेक ट्राई टू मेक योर राइटिंग, अच्छा जी क्लियर, पहले तो आपकी राइटिंग बहुत क्लियर होनी चाहिए, एम्बिग्विटी नहीं लेकर आनी है आपने अपनी राइटिंग में, मोटे मोटे अल्फाज यूज करके, बड़े बड़े सेंटेंसेस यूज करके, खुद को भी कंफ्यूज करके कोई फायदा नहीं है। तो सिंपल है, सिंपल डायरेक्ट लैंग्वेज, कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस नहीं बनाने। आपको ऑब्जेक्टिव और ओपिनियन बड़ा वाज़ेह होना चाहिए, आपको बड़ा क्लियर रहना है, लॉजिकल रहना है, ताकि देखिए एक जो चीज है वो हमने दूसरों के लिए नहीं कोई भी रिसर्च करनी होती है, हमने अपने लिए भी करनी होती है कि जब हम पढ़े तो हमें खुशी हो कि हमने कोई काम किया है जो कि समझ हमें भी है। ये तो ऐसा हो गया कि कोई राइटिंग आपने लिखी और आपको अपनी राइटिंग समझ ना आए तो अजीब लगता है। तो ऐसे आपने लिखना है कि आपको अपना लिखा हुआ समझ आए, ये नहीं कि लोगों को समझ आना चाहिए और लोग आपके बड़े बड़े सेंटेंसेस से इम्प्रेस हो, इससे कोई फायदा नहीं है। सो आपने ऐसा लिखना है कि आपको अपनी लैंग्वेज की भी समझ आए। एब्रीवेशन, एब्रीवेशन कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि डिफरेंट टाइप ऑफ एब्रीवेशन होती हैं। आप लोगों ने क्या करना है, जब आप एब्रीवेशन लिखते हैं तो आप लोगों ने उसका मीनिंग जरूर बताना है कि वो क्या एब्रीवेट कर रहा है। अगर वो चीज लाइक CSR है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आप लोगों ने 2 से 3 बार या 5 से 6 बार पूरे बात करी मस्त बताना है कि दिस इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ बीच में 1-2 बार आप इसको CSR लिख सकते हो, बट मोस्टली कोशिश करें कि पढ़ने वाला इंट्रोडक्शन में कभी भी ये मिस ना करें कि एब्रीविएशन जो है वो शॉर्ट लिखी हो। नेक्स्ट है क्वालिटी एकेडमिक राइटिंग। हमारे पास है
एक्टिव और पैसिव वॉइस। अब एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में हम क्या देखते हैं, सेंटेंस एक्टिव अगर पैसिव वॉइस का अगर आपको आइडिया हो तो हम लिखते हैं सेंटेंस कैन बी रिटन और स्पोकन इन द एक्टिव और पैसिव वॉइस। एक्टिव हमें पता होता है डायरेक्ट लैंग्वेज को कहते हैं, पैसिव जो होता है वो हम इनडायरेक्ट लैंग्वेज को कहते हैं। इन शॉर्ट में बता रही हूँ, एक्टिव अगर हम कोई डायरेक्ट आर्गुमेंट थ्रो करते हैं कि उस बंदे ने इस तरह, फॉर एग्जांपल विलियम रॉबर्ट एक राइटर है और उसने कहा, उसने कोई सेंटेंस बोला और आप उसी के अल्फाज में लिख देते हैं, दिस इज एक्टिव। और अगर आप कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू द विलियम रॉबर्ट, उसने इस चीज को ऐसे एक्सप्लेन किया है, मतलब अपने अल्फाज में बताना चाह रहे हैं, इनडायरेक्ट होना चाह रहे हैं, तो फिर आप यूज करेंगे पैसिव लैंग्वेज। अब यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, आई एम राइटिंग एंड एक्टिव को पहले मैंने लिखा है आई एम राइटिंग एन एसे ऑन अ कंप्यूटर इन अ पैसिव वॉइस, द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज एक्टेड अपॉन। एक छोटी सी एग्जांपल मैंने यहाँ लिखी है, अ थर्ड पार्टी इज डूइंग द एक्शन, फॉर एग्जांपल द कंप्यूटर इज बीइंग यूज्ड बाय राइटिंग एन एसे। आगे चलते हैं, पैसिव वॉइस है पहले। द पैसिव वॉइस इज यूजफुल when it is not important who performed the action, when you do not know who performed it or want to be deliberately ambiguous, when you want to be formal, when you are describing aim, objective or theories, when you are describing event or procedures। अब देखिए, अगर आप प्रोसीजर बताने की कोशिश करेंगे मेथोडोलॉजी का, तो आप यूज करेंगे पैसिव लैंग्वेज। यहाँ से अपनी अपनी चीजें निकालनी है। अगर आप ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं कि मेरा जो रिसर्च का ऑब्जेक्टिव है, तो आप यूज करेंगे पैसिव लैंग्वेज, क्योंकि आप अपने बारे में बता रहे हैं, आप एक इनडायरेक्ट लैंग्वेज बता रहे हैं कि मैं ये काम कर रहा हूँ जो कि किसी ने डिराइव किया था, उसकी रिसर्च को मैंने उठाया और उसकी रिसर्च के बाद मैं ये गैप फाइंड करके ये आपके सामने ये मेरी प्रेजेंटेशन है। किसी की चीज को आप प्रेजेंट करें ना, मतलब रीडिस्क्राइब कर रहे हैं, दोबारा से आप चीजों को बता रहे हैं। एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सॉरी एक्टिव वॉइस, ओके, एक्टिव वॉइस में आप, however there are many cases when our active voice is much clearer than passive one and can more firmly indicate the source or the agent of an action. Use of active verb can also create a more dynamic style as it is less wordly, more direct sentence. Think about the point when you wish to make and tone or style your paragraph when you making your choices. डायरेक्ट पैराग्राफ आपने बनाने हैं, ठीक है, डायरेक्ट लैंग्वेज जो है वो आपने इस्तेमाल करनी है, और वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस इसमें स्ट्रक्चर्ड हो सकते हैं। ओके, टेंसेस की तरफ चलते हैं। पहले है हमारे पास पास्ट टेंस। जब हम पास्ट टेंस लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, हम फैक्ट्स को बताते हैं, वो चीज जो हो चुकी होती है। जब हम थ्योरीज को लिखना शुरू करते हैं ना, कि ये काम हुआ था, ये काम हुआ था, एंशिएंट वर्क को लिखना शुरू कर देते हैं, तो हम क्या यूज करते हैं, पास्ट टेंस। द एसे वाज बीइंग रिटन, मतलब क्या है कि आप लोगों ने ऐसे लिखा था, एक वेट मिनट, ओके। प्रेजेंट टेंस क्या होते हैं, हम तब लिखते हैं जब करंट सिचुएशंस को बताते हैं। द एसे इज बीइंग रिटन, द थ्योरी ऑफ अदर दैट यू थिंक स्टिल होल्ड। मॉडर्न लैंग्वेजेस को, मॉडर्न रिसर्च को जब हम लिखने की कोशिश करते हैं तो हम लिखते हैं प्रेजेंट टेंस में। अच्छा जी, फ्यूचर टेंस हमारे पास assumption, कंक्लूजन, कंसिडरेशन, ये सब यूज करने के लिए इस्तेमाल होता है। इन द लाइट ऑफ एविडेंस जैसे हम करते हैं, द एसे विल बी रिटन, लिखा जाएगा। अब जब आप कहते हो मेरा कंक्लूजन ये निकलेगा, तो तब आपने फ्यूचर टेंस यूज करना है। अब चीजें हैं जो टेंस के बारे में हमेशा पूछी जाती हैं। द पास्ट इंडिकेट समथिंग दैट इज फिनिश्ड, जो चीजें हो चुकी हैं। द प्रेजेंट इंडिकेट दैट समथिंग इज हैपनिंग नाउ एंड स्टिल होल्डिंग ट्रूथ। द फ्यूचर इंडिकेट समथिंग दैट इज येट टू बी डिटरमाइंड। यू शुड बी केयरफुल व्हाइल चेकिंग योर सेंटेंस। एक चीज आपने हमेशा याद रखनी है, मैं आपको बताऊं
कि आप लोग जब टेंस यूज करते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट में हमेशा आप लोगों ने पास्ट टेंस को इस्तेमाल करना है और फ्यूचर और प्रेजेंट टेंस को मिक्स करना है व्हाइल यू आर राइटिंग अपॉन ऑल द फैक्ट्स। ऐसे हुआ था, ये आपने पास्ट में यूज कर दिया। आप जब आप कंक्लूजन लिखते हैं ना कि हमने ये कंक्लूड किया बाय डूइंग आवर रिसर्च, तो फिर आपका आ जाता। जब आप मेथोडोलॉजी लिखते हैं, जब आप हाइपोथेसिस लिखते हैं, हम इस तरह दो, जैसे कि हम लिखते हैं, मैं एक सेंटेंस बना रही हूँ कि वी हैव अज्यूम द टू, इन हाइपोथेसिस की बात करें, द two dependent and independent variable we have differentiated it। so आप लोगों ने जो लैंग्वेज का ख्याल रखना है वो है प्रेजेंट टेंस, ठीक है। और आप लोग मेथोडोलॉजी में ये करेंगे कि हमने इस तरह इसको कंडक्ट किया है प्रेजेंट टेंस में, और फ्यूचर टेंस को अज्यूम करेंगे कि हम इस तरह मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ रिजल्ट को हम कंडक्ट करेंगे। इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। ओके, लीडिंग टुवर्ड्स योर समरी। समरी में पहली चीज आपने पढ़ी कि एकेडमिक टिप्स क्या हैं। सबसे पहले आपने हेडिंग देनी है, आप लोग ने सब हेडिंग दिमाग में रखनी है, उसके मुताबिक आंसर देना है। पैराग्राफ को डिजाइन करना है ताकि वो लिंक रहे एक दूसरे के साथ, लिंक नहीं टूटना चाहिए। स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल भी मत करें। एब्रीवेशन अगर यूज कर रहे हैं तो करेक्ट एब्रीवेशन यूज करें। उसके अलावा एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को हमने पढ़ा। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, डायरेक्ट लैंग्वेज होती है। पैसिव वॉइस में आप इनडायरेक्ट लैंग्वेज यूज करते हैं। फिर टेंसेस हमने पढ़ने की कोशिश की, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस है। और हमने देखा कि पास्ट टेंस यूज होता है हम ज्यादातर एब्स्ट्रैक्ट में या समरी में या कंक्लूजन में, हम कंक्लूड कर चुके होते हैं तब हम यूज करते हैं। प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस बाकी यूज हो रहा होता है। बैकग्राउंड नॉलेज में आपने पास्ट टेंस यूज करने हैं, थ्योरी क्योंकि आप पास्ट टेंस की लिख रहे होते हैं। तो मेथोडोलॉजी, हाइपोथेसिस, ये सारा कुछ किसमें लिखना है, प्रेजेंट में और फ्यूचर टेंस में लिखना है। आई होप आपको समझ आ गई होगी लेक्चर की। और अब राइटिंग आपका ये वीक है, इसमें आपने राइटिंग स्टार्ट कर देनी है। काइंडली अपने आप को बहुत फोकस करें, लैंग्वेज पे ध्यान दें अपना, और ताकि आप जो है इस चीज को अचीव कर सकें कि आपने कैसे पैराग्राफ को स्ट्रक्चर करना है। पैराग्राफ ज्यादा बड़ा मत लिखें, 5 से 6 से 7 लाइनें बहुत ज्यादा हैं। अगर आप बैकग्राउंड लिखने चाह रहे हैं तो आपने 7.5 या 6.5 लाइन्स में इसको खत्म कर देना है, इससे ज्यादा एक्सीड ना करें। वर्ड काउंट बहुत जरूरी है कि आपका वर्ड काउंट होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपने कितना जो है इस वर्ड जो है वो किस चीज में लिखे। इंट्रोडक्शन कितने वर्ड का लिखा है, कॉन्टेक्स्ट कितने वर्ड का है, ब्रीफली कितना इंट्रोड्यूस करवाया है। आई होप आपको चीजें समझ आ रही होंगी, आप लोग इस चीज को ऑब्जर्व करेंगे कि चीजें अब जो है राइटिंग की तरफ जा रही हैं। तो ये होल टेंसेस जो हैं आपके जगह जगह काम आएंगे इन द होल प्रोसीजर ऑफ योर रिसर्च। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया अपने टाइम का। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ऑन अ 12th लेक्चर, आज ये एंड हो गया है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें और बी फोकस इन योर लाइफ एंड मैनेज योर टाइम। अल्लाह हाफिज।